गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो सबसे पहले हम और करते हैं भी जिंक के और कौन कौन से हैं। जो मेन और यूज होता है एक्सट्रैक्शन के लिए वो होता है ZnS, जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका एक नाम और भी है, इसे ब्लैक जैक भी कहते हैं। अब आपका होगा जी ब्लैक जैक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके साथ जिंक सल्फाइड के साथ PbS एसोसिएटेड रहता है जो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, यह ब्लैक कलर का है, इसके साथ एसोसिएटेड है, इसलिए इसे हम ब्लैक जैक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आपका आपने और पढ़ा है जिंसाइट होता है इसका। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कैलामाइन। ठीक है, बट मेनली हम जिंक है वो जिंक सल्फाइड से निकालते होते हैं। कैसे निकालेंगे, प्रोसेस आपको पता ही है। पहला हम क्या करेंगे भाई, पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। सल्फाइड ओर है, कंसंट्रेशन किसकी हेल्प से करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की हेल्प से करेंगे। और उसके बाद में सल्फाइड ओर की हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो रोस्टिंग के दौरान क्या होगा, आपका जो सल्फाइड ओर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा और SO2 गैस है वो निकल जाएगी। हम क्या करते हैं भाई, कन्वर्जन ऑफ जो भी कंसंट्रेटेड ओर है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड ही तो करते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के द्वारा। ठीक है, वही तो हमने किया है। अगर यहाँ कैलामीन लेते तो हम क्या करवा देते, कैल्सिनेशन करवा देते। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, जिंक ऑक्साइड में, प्लस CO2 निकल जाता अगर मैं कैलामीन लेता तो। ये प्रोसेस मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं उन पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। अब आ जाओ आगे, हमने क्या करवा लिया, रोस्टिंग करवा लिया, हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब जिंक ऑक्साइड से मुझे जिंक निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी स्मेल्टिंग करवा दूंगा। और स्मेल्टिंग कहां करवाऊंगा भी, मैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर करवाऊंगा। क्या होगा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, आपका जिंक ऑक्साइड है प्लस मैं कोक डाल दूंगा। ठीक है, और प्लस मैं यहां पे क्या डाल देता हूं, मैंने जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालना है वो लिख रहा हूं, प्लस मैं डाल दूंगा इसके अंदर लाइम। ठीक है, और आपको लाइम देखते ही पता चल गया होगा ये किसका काम करेगा, बेसिक फ्लक्स का काम करेगा, यानी एसिडिक इंप्योरिटी को रिमूव करने का काम करेगा। अब देखो ब्लास्ट फर्नेस का मैंने डायग्राम वैसे तो आयरन में आपको बता दिया था कि इस तरह से आपकी ये ब्लास्ट फर्नेस होती है। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं भाई। तो होगा क्या कि यहां से मैं यहां हॉट एयर दूंगा, हॉट एयर दे रहा हूं। ऊपर से मैंने क्या किया है, आपका जिंक ऑक्साइड यानी जो रोस्टेड या कैल्सिनेटेड और था वो डाल दिया, प्लस कोक डाला और प्लस मैंने लाइम डाल दिया है। क्लियर है, हॉट एयर दे रहे हैं, कोक है, जलेगा, कंबस्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी तो इसमें क्या होगा कि जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो जाहिर सी बात है जिंक बनेगा प्लस CO बनेगा। ठीक है, जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यहां पर अगर देखो लाइम क्या करेगा, जो लाइम है वो सिलिका के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, कैल्शियम सिलिकेट बना देगा जो स्लैग है। ठीक है, ये मैं बार बार बता चुका हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ये बेसिक फ्लक्स है, ये एसिडिक इंप्योरिटी है और इसने स्लैग बना दिया। स्लैग का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो ये क्या करेगा भाई, स्लैग है वो नीचे आ जाएगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, स्लैग यहां आ गया और यहां से मैं इसको कलेक्ट कर लूंगा स्लैग को। क्लियर है। अब आप एक बात और ध्यान रखो यहां पर कि यहां पर मैंने जो कंडेंसिंग चेंबर लगा रखा है, यहां पर क्या कर रखा है मैंने, ये मान लो कंडेंसिंग चेंबर है और यहां पर बहुत सारे मैंने चिल्लर लगा रखे हैं। मतलब ये लगा लो कि कंडेंसिंग चेंबर है, इसमें बहुत सारी मैंने प्लेट्स लगा रखी है। क्लियर है। तो अब क्या होगा
कि यहां से जो जिंक बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही ऊपर जाएंगे। जिंक आपको पता है वोलेटाइल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। जिंक यहां से जिंक भी जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसें यहां से निकलेगी। अब क्या काम करेगा, ये जो मैंने प्लेट्स लगा रखी है इनके साथ जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों टकराएंगे। पहले यहां से टकराएंगे, फिर इससे टकराएंगे। चिल्लर कह दूं मैं इसको, ये चिल्लर है सारा, असेंबली को चिल्लर कह रहा हूं, ठंडा करने का काम कर रहा है ये। फिर यहां से टकराएगा, फिर यहां से टकराएगा, तो इस तरह से टकरा रहा है, तो इनका क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम हो गया तो जिंक आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको मैं यहां से कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और CO है वो गैसियस फॉर्म में रहेगा और उसके लिए यहां आउटलेट बना होता है, वो यहां से निकल जाएगा, ठीक है। यहां से लिक्विड फॉर्म में आपको जो जिंक मिला है इसको हम स्पेल्टर जिंक बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, स्पेल्टर जिंक कहेंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस था, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। बट एक बात ध्यान रखना, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड न डालते तो जिंक ऑक्साइड क्या करता, सिलिका के साथ मिलकर जिंक सिलिकेट बना देता, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है कैल्शियम है जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बना रहा है। यानी इस रिएक्शन के लिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या काम कर रहा है, पॉइजन का काम कर रहा है। ये रिएक्शन नहीं होने देगा, ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, ठीक है। अब आपको जो ये स्पेल्टर जिंक मिला है आपको पता है इम्प्योर होगा, तो इसको प्योर कैसे करेंगे। एक तो मैंने आपको डिस्टिलेशन करवाया था, डिस्टिलेशन की हेल्प से करवा सकते हैं भाई। तो उसके लिए कंडीशन आप देख लेना, रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसमा, वहां पर सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। या फिर एक और है, इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी करवा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग समझो भाई, जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाऊंगा तो मैंने बताया था कि कैथोड होते हैं वो प्योर मेटल का लेते हैं, एनोड होता है वो इम्प्योर मेटल का लेते हैं। बट यहां केस कुछ अलग ही होगा। यहां मैं कैथोड लूंगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम की शीट मैं कैथोड के रूप में यूज करूंगा। इम्प्योर जिंक है वो मैं एनोड के रूप में यूज करूंगा। और जो यहां पर मैं इलेक्ट्रोलाइट लूंगा वो होगा आपका जिंक सल्फेट प्लस H2SO4। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे जी यहां जिंक शीट क्यों नहीं ली, जिंक की प्लेट क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर मैं जिंक यहां लेता तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लेती। और आपको पता है जिंक सल्फेट क्या होता है, सोल्यूबल होता है, वो सोल्यूशन में चला जाता, ठीक है। तो क्योंकि जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती, बट एल्यूमिनियम है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रही। एक बात ध्यान रखनी है, यहां पे जो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया डाइल्यूट लिया है, अगर मैं कंसंट्रेटेड लेता तो वो रिएक्ट कर जाता। मैं यहां पर लिख रहा हूं, हटा रहा हूं भाई, ये नोट कर लेना आप। अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेता तो यह तो रिएक्ट कर जाता एल्यूमिनियम के साथ, ये बना देता आपका Al2SO4 और थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट बना देता। अगर मैं डाइल्यूट ले रहा हूं तो डाइल्यूट इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए लिया है मैंने डाइल्यूट H2SO4। और जिंक प्लस H2SO4 डाल दूं तो क्या बन जाएगा भाई, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। हमें तो जिंक चाहिए था इसलिए हमने क्या किया है, एल्यूमिनियम की शीट ली है, ठीक है, वरना तो ये आपका कैथोड है वो सोल्यूशन में चला जाता। प्रोसेस क्या होगा, वही होगा भी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, जो इंप्योर जिंक है वो ऑक्सीडाइज होके जिंक +2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और कैथोड पर क्या होगा भाई, जो आपका जिंक सल्फेट है यहां से जिंक आयन आएंगे, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक क्या होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, इसे हम बेल्जियन प्रोसेस कहते हैं। जिंक ऑब्टेन करने का ये जो प्रोसेस हमने किया है उसे हम क्या कहते हैं, बेल्जियन प्रोसेस कहते हैं। हमने क्या किया था, जो रोस्टेड या कैल्सिनेटेड जो जिंक ऑक्साइड था वो लिया था, प्लस कोक लिया था, प्लस लाइम लिया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से जो हमने रिडक्शन करवाया, जो स्पेल्टर जिंक मिला है, इसे हम क्या कह रहे हैं, बेल्जियन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
अब करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड। तो मेन पहले लिखेंगे और इसका, और हमें पता है पीबीएस होता है जिसे हम गैलेना भी बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है PbCO3 लेड कार्बोनेट, इसे सेरुसाइट भी बोलते हैं, और एक होता है लेड सल्फेट जिसे एंजलेसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, बट इसका जो मेन और है वो गैलेना है। गैलेना से ही हम क्या करते हैं, जो लेड को ऑब्टेन करते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, भी मैंने पहले भी बताया था, और होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हाई ग्रेड और होता है, एक लो ग्रेड और होता है। यानी मैं और को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक हाई ग्रेड और एक लो ग्रेड और। ठीक है, मैं बार बार बता चुका हूं, पहले 2-3 बार पहले बता चुका हूं आपको मैं। तो हाई ग्रेड और क्या होता है, जिसमें और की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और इंप्योरिटी की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। ठीक है, इंप्योरिटी की जो अमाउंट होगी वो कम होगी। और ये समझ ही गए होंगे लो ग्रेड में क्या होता है, और कम होता है और इंप्योरिटी ज्यादा होती है। तो अब ये लो ग्रेड और है। लो ग्रेड और है, जैसे आप और कह दो या मेटल कह दो, इसमें मेटल की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है हाई ग्रेड में, और लो ग्रेड में मेटल की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। अब देखो कि जैसे आपका लेड सल्फाइड या गैलेना है, एक वो हो सकता है जिसमें लेड लार्ज अमाउंट में वो हाई ग्रेड और में आ जाएगा, और जिसमें लेड कम अमाउंट में होगा वो किस में आ जाएगा, लो ग्रेड और में आ जाएगा। मैंने बताया था कि जो हाई ग्रेड और है लेड के केस में, ठीक है, लेड के केस की बात कर रहा हूं, उसकी क्या हो जाएगी, सेल्फ रिडक्शन हो जाएगी। ये आपको मैं करवा चुका हूं। बट जो लो ग्रेड का और है उसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, कार्बन रिडक्शन करनी पड़ेगी। क्लियर है, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। पहले मैं क्रशिंग ग्राइंडिंग करूंगा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, सल्फाइड के केस में हम फ्लोटेशन करते हैं, उसके बाद में हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में क्या होगा, पार्शियल रोस्टिंग करने की जरूरत है आपकी। तो रोस्टिंग के दौरान ही क्या होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं, इसे ऑटो रिडक्शन, एयर रिडक्शन या फिर क्या कहते हैं, सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। ये हाई ग्रेड और के केस में लिख रहा हूं मैं। क्या होगा भी, जो लेड सल्फाइड है रोस्टिंग के दौरान लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, प्लस लेड सल्फेट में कन्वर्ट होगा, प्लस SO2 निकल जाएगी। ठीक है, मैंने पार्शियल रोस्टिंग करवाई है, मैंने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी और थोड़ा सा लेड सल्फाइड और डाल दिया, गैलेना और डाल दिया उसमें। अब क्या होगा कि अब जो लेड ऑक्साइड बना है वो उस गैलेना के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, Pb बना देगा, SO2 बन जाएगा। या फिर जो लेड सल्फेट बना है वो क्या करेगा, इस गैलेना के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, लेड बना देगा। 2 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 2 SO2 निकल जाएंगे। मैंने बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर लेना। ये सेल्फ रिडक्शन है, बहुत आसान है। यानी हाई ग्रेड और में हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर हो लो ग्रेड और, ये वाला और हो, तो लो ग्रेड और में मैं क्या करूंगा कि आपका रोस्टेड और होगा, प्लस कोक डालूंगा, कार्बन डालूंगा, और प्लस क्या डालूंगा, लाइम डालूंगा। लाइम तो आपको पता है फ्लक्स का काम करेगा। तो होगा क्या भाई, जो मान लो कि आपका क्या था, PbO में कन्वर्ट हो गया ये PbO। अगर मैं लाइम नहीं डालता तो क्या होता, सुनो, PbO है वो सिलिका के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि बेस एसिड है, रिएक्ट कर जाएंगे। तो क्या बनेगा भाई, PbSiO3 बनेगा। अब क्या है, क्योंकि मैंने लाइम डाल दिया है तो वो क्या करेगा, अगर ये बन भी गया है तो लाइम इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, O3 बनेगा, और आपका PbO है वो दोबारा बन जाएगा। यानी ये क्या हो गई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। क्लियर है, तो कैल्शियम सिलिकेट बन गया और लेड ऑक्साइड है वो आपको दोबारा मिल गया है। अब इस लेड ऑक्साइड का आप क्या करोगे भी, कार्बन रिडक्शन करवा दोगे, लेड बनेगा, प्लस CO है वो आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लेड ऑब्टेन कर सकते हो। यहां से जो लेड मिलेगी इसकी प्योरिफिकेशन के मेथड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो क्या था भाई, लेड के लिए SN और Pb के लिए हमने किया था लिक्वेशन प्रोसेस, उसके द्वारा कर सकते हैं। दूसरा, अगर लेड के अंदर सिल्वर की इंप्योरिटी हो तो डीसिल्वराइजेशन प्रोसेस हमने किया था, ठीक है, वो कर सकते हो।
या फिर आप इसका क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवा सकते हो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होगा अभी, इम्प्योर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग लिख लेना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करोगे, इम्प्योर लेड है वो आप एनोड बना लोगे, प्योर लेड को आप क्या कर लोगे, कैथोड बना लोगे। और यहां इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करोगे, भी मैं लिखवा चुका हूं वैसे इलेक्ट्रोलाइट ये पहले भी। तो क्या हो जाएगा, लेड सिलिको फ्लोराइड यूज कर लोगे या फिर हाइड्रोसिलिको फ्लोराइड, ये दोनों का मिक्सर यूज करते हैं। लेड सिलिको फ्लोराइड और हाइड्रोसिलिको फ्लोराइड का मिक्सर को हमें एज ए इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या हुई, ये मिल गई है। कार्बन रिडक्शन कहां करेंगे भी, स्मेल्टिंग है, स्मेल्टिंग ही हो रहा है ना। और स्मेल्टिंग हम कहां करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। ये कहां होगा, ब्लास्ट फर्नेस में होगा। याद रखना, जो भी कार्बन रिडक्शन करवा रहे हो अब लगभग ब्लास्ट फर्नेस में ही हो रहा है। ठीक है, तो ये था लेड। आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन करने वाले हैं, पहले नोट करो इसको। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन। तो इसका और क्या होता है, मेन और है वो है SnO2, इसे टिन स्टोन या कैसेटेराइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने पहले बता दिया था। पहले क्या करेंगे, क्रशिंग ग्राइंडिंग करेंगे, है ना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद में इसकी जो कंसंट्रेशन है किसकी हेल्प से करते हैं, मैंने बताया था मैग्नेटिक। वैसे तो ऑक्साइड के लिए हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन भी कर सकते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन के द्वारा जो मिट्टी वगैरह है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा इसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं। और मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या होती है, वोल्फ्रामाइड की इंप्योरिटी होती है। ठीक है, मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप पीछे के लेक्चर देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है, वोल्फ्रामाइड की इंप्योरिटी होती है जिनको हम मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा दूर कर लेते हैं। ये नॉन मैग्नेटिक होता है, जो वोल्फ्रामाइड की इंप्योरिटी होती है वो मैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, तो उनको सेपरेट कर लेते हैं। ये तो आपका क्या हो गया भाई, कंसंट्रेशन है। अब एक बात और ध्यान रखना, इसकी लीचिंग भी करवाते हैं। लीचिंग करवाने का कारण क्या है, कई बार इसके साथ कॉपर पाइराइट एज ए इंप्योरिटी प्रेजेंट होता है। और जब हम रोस्टिंग करवाते हैं तो वो क्या होता है, या तो CO ये क्यूप्रस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, SO2 बनाता है। और फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये या तो कॉपर ऑक्साइड में या फिर कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या करता है, आयरन ऑक्साइड एंड आयरन सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऑक्साइड वाली इंप्योरिटी है वो तो रिमूव आराम से हो जाएगी, किसके साथ, जो सिलिका होती है, सिलिका इनके साथ स्लैग बना लेगी। बट सल्फेट वाली इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए हमें क्या करवानी पड़ती है, इसकी लीचिंग करवानी पड़ती है। लीचिंग में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा ओर है उसमें क्या डाल दूंगा, डाइल्यूट H2SO4 डाल दूंगा। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 में क्या होगा, ये दोनों सोल्यूबल है, सोल्यूबलाइज हो जाएंगे। और आपका जो ओर है वो इनसोल्यूबल होता है, फिल्टर कर लेंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगी, ये सोल्यूबल इंप्योरिटी है कॉपर और आयरन की, वो रिमूव हो गई है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ एक हेल्प और मिलेगी कि जो कॉपर ऑक्साइड है और फेरस ऑक्साइड है, ये भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट बना लेंगे। तो मतलब ये भी यहाँ रिमूव हो गए, ये भी रिमूव हो गया, सल्फेट और ऑक्साइड दोनों रिमूव हो गए हैं। क्लियर है। अब होगा क्या, अब मुझे क्या करवानी है अभी, इसकी ऑक्साइड और है, कार्बन रिडक्शन करवाऊंगा, यानी मैं क्या करवाने जा रहा हूं, इसकी स्मेल्टिंग करवाने जा रहा हूं। तो स्मेल्टिंग कैसे करवाऊंगा, आपका जो और है SnO2 प्लस कार्बन प्लस लाइम, तीनों में सेम ही है भी, आज मैं जो करवा रहा हूं उनमें, है ना। इनको कहां डाल देंगे, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। होगा क्या भाई, जो लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, वो सिलिका की इंप्योरिटी के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेगा, कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा, स्लैग बना देगा, जो रिमूव हो जाएंगे। और आपका SnO2 है, उसके साथ कार्बन रिएक्ट करेगा, टिन बना लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो टिन मिला है वो इंप्योर होता है, इसे ब्लैक टिन भी बोलते हैं। ठीक है,
इसकी फर्दर प्योरिफिकेशन कर लेंगे। प्योरिफिकेशन के मेथड डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा, लिक्वेशन मेथड होता है, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होगा, हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिफाइनिंग करेंगे तो इसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहेंगे। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होगा कि आपका एनोड क्या बनेगा भाई, जो इम्प्योर टिन है। कैथोड क्या बनेगा आपका प्योर एसन। इलेक्ट्रोलाइट क्या बनेगा भाई, इलेक्ट्रोलाइट यहां क्या होगा आपका टिन सल्फेट होगा प्लस हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड बोलते हैं इसको, H2SiF6, मैंने पीछे भी करवाया था। ये क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड है, और प्लस थोड़ी सी अमाउंट में क्या डाल दूंगा मैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूंगा। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा नहीं टाइम वेस्ट करूंगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम टिन को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन, और ये आपका मेटलर्जी भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अगर आपको पूरी डिटेल पढ़नी है तो मेरे चैनल बता रखा है केमिस्ट्री विद राजेश का, उसको पढ़ो। ऑल द बेस्ट।